प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका सरल इतिहास पर। भारतीय इतिहास केवल दिल्ली, आगरा या कलकत्ता तक सीमित नहीं रहा है। भारत की आत्मा उन रियासतों में भी बसती है जिन्होंने सदियों तक अपने अलग प्रशासन, संस्कृति और सत्ता का निर्माण किया। ऐसी ही एक महान रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद का इतिहास केवल महलों, दौलत और हीरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्ता, संघर्ष, कूटनीति, जनता की पीड़ा, सामंती व्यवस्था और अंततः भारत में विलय की ऐतिहासिक गाथा है। इस पूरी कहानी के केंद्र में थे निजाम। ये ऑडियो बुक आपको 16वीं शताब्दी से 1948 तक ले जाएगी, जहां आप देखेंगे कि कैसे एक सूबेदार ने खुद को सम्राट बनाया, कैसे हैदराबाद भारत की सबसे अमीर रियासत बना और कैसे अंत में उसका विलय भारतीय गणराज्य में हुआ। इस यात्रा में आप अनुभव करेंगे गोलकुंडा और दक्कन का प्राचीन इतिहास, निजामों का उदय और प्रशासनिक सुदृढ़ता, सांस्कृतिक समृद्धि और शिक्षा में प्रगतिशीलता, रजाकार और ऑपरेशन पोलो जैसे निर्णायक ऐतिहासिक घटनाएं, और अंत में आधुनिक हैदराबाद की नींव। जब हम आज हैदराबाद का नाम लेते हैं तो हमारी आंखों के सामने चार मीनार, निजामों के महल और रियासत की भव्यता उभर आती है। लेकिन हैदराबाद का ये वैभव एक दिन में नहीं बना। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि हमें सदियों पीछे दक्कन के पठार तक जाना पड़ता है। दक्कन का पठार केवल एक भूभाग नहीं था, ये भारत की राजनीति की धड़कन था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच स्थित ये क्षेत्र सदियों तक सत्ता, व्यापार और संस्कृति का संगम बना रहा। जो शक्ति दक्कन को नियंत्रित करती थी, वो पूरे भारत को प्रभावित कर सकती थी। दक्कन का पठार प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। चारों ओर पहाड़, ऊंचाई पर स्थित भूमि और भीतर उपजाऊ मैदान। यहाँ से होकर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। सोना, कपड़ा, मसाले, घोड़े और कीमती पत्थर, सबका व्यापार यहीं से होता था। इसी कारण हर युग की सत्ता की नजर दक्कन पर रही। ईसा से कई शताब्दियां पहले सातवाहन वंश ने दक्कन में संगठित शासन की नींव रखी। सातवाहन केवल शासक नहीं थे, वे कुशल व्यापारी और प्रशासक भी थे। रोमन साम्राज्य से उनका सीधा व्यापार था। रोमन सिक्के आज भी दक्कन की खुदाइयों में मिलते हैं। इसके बाद आए चालुक्य और फिर राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के समय दक्कन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उत्तर भारत के शासक भी उनसे भय खाते थे। इसके बाद उभरा काकतीय वंश, जिनकी राजधानी थी वारंगल। काकतीय शासकों ने विशाल किले बनवाए, सिंचाई तंत्र विकसित किया, ग्रामीण प्रशासन को मजबूत किया। दक्कन उस समय एक समृद्ध हिंदू सांस्कृतिक क्षेत्र था। 13वीं-14वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत शक्तिशाली हो चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन पर आक्रमण कर ये स्पष्ट कर दिया कि दक्कन अब अलग नहीं रह सकता। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इतिहास का सबसे विचित्र प्रयोग किया, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। हालांकि ये प्रयोग विफल रहा, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई, दक्कन भारत की सत्ता की कुंजी था। दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमजोर होने लगी और दक्कन में एक नई सत्ता जन्म लेने लगी। 1347 ईस्वी में बहामनी सल्तनत की स्थापना हुई। ये दक्कन की पहली स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत थी। बहामनी शासकों ने दक्कन को दिल्ली से अलग पहचान दी, लेकिन आंतरिक संघर्ष, दरबारी षड्यंत्र और सत्ता की भूख इस सल्तनत को भीतर से खोखला करती गई। अंततः बहामनी सल्तनत टूट गई। बहामनी सल्तनत के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र सल्तनतें उभरीं: अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा। इन पांचों में गोलकुंडा सबसे अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनकर उभरा। यहीं से हैदराबाद के भविष्य की नींव पड़ी। 1518 ईस्वी में कुली कुतुबुल मुल्क ने गोलकुंडा में कुतुबशाही वंश की स्थापना की। ये वंश फारसी तुर्की परंपरा से आया था, लेकिन दक्कन की मिट्टी में पूरी तरह रच बस गया। कुतुबशाही शासकों ने स्थानीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं को अपनाया। गोलकुंडा का किला सिर्फ एक दुर्ग नहीं था, ये सत्ता का प्रतीक था। इसकी ऊंची दीवारें, गूंज प्रणाली, जटिल सुरंगें इसे लगभग अभेद्य बनाती थीं। लंबे समय तक गोलकुंडा को अजेय माना गया, लेकिन गोलकुंडा की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं, उसकी धरती के नीचे छिपी थी। ये था हीरों का साम्राज्य। आज जिन प्रसिद्ध हीरों के नाम दुनिया जानती है, कोहिनूर होप डायमंड, दरियाए नूर, इन सभी का संबंध किसी न किसी रूप में गोलकुंडा से रहा है।
कृष्णा और गोदावरी नदियों के क्षेत्र हीरे की खदानों से भरे थे। यहाँ से हीरे फारस, तुर्की, यूरोप तक भेजे जाते थे। गोलकुंडा दुनिया के नक्शे पर एक व्यापारिक महाशक्ति बन चुका था। कुतुब शाही शासक केवल योद्धा नहीं थे, वे कला के संरक्षक भी थे। फारसी के साथ साथ दक्खनी उर्दू तेलुगु को संरक्षण मिला। मंदिर, मस्जिद, साहित्य और संगीत साथ साथ पनपे। यहीं से दक्कन की मिली जुली संस्कृति का जन्म हुआ। इस प्रकार हैदराबाद के जन्म से पहले दक्कन और गोलकुंडा एक समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से जीवंत क्षेत्र था। यही मजबूत नींव आगे चलकर हैदराबाद नगर और फिर निजामों की भव्य रियासत का आधार बनी। इतिहास में कुछ नगर केवल बसाए नहीं जाते, वे सोच समझकर रचे जाते हैं। हैदराबाद ऐसा ही एक नगर था। गोलकुंडा के ऊंचे किले से नीचे देखते हुए कुतुबशाही शासकों ने ये समझ लिया था कि एक नया युग शुरू हो चुका है। किले के भीतर सिमटा हुआ प्रशासन अब बढ़ती आबादी, व्यापार और संस्कृति के लिए पर्याप्त नहीं रह गया था। इसी सोच से जन्म हुआ हैदराबाद नगर का। 16वीं शताब्दी के अंत तक गोलकुंडा एक शक्तिशाली दुर्ग था, लेकिन उसकी भौगोलिक सीमाएं थीं। पहाड़ी क्षेत्र, सीमित जलस्रोत, संकुचित बाजार। व्यापार बढ़ रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी और दक्कन का वैश्विक व्यापार एक खुले, सुनियोजित नगर की मांग कर रहा था। 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक थे। वे केवल राजा नहीं थे, वे कवि, वास्तुप्रेमी और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने दक्खनी उर्दू में कविताएं लिखीं और एक ऐसे नगर की कल्पना की जहां सत्ता, कला और जनता एक ही धुरी पर घूमे। नए नगर के लिए मूसी नदी का तट चुना गया। मूसी जल आपूर्ति का स्थायी स्रोत थी, कृषि और व्यापार के लिए उपयोगी थी, बाढ़ के बाद उपजाऊ भूमि छोड़ती थी। ये स्थान गोलकुंडा किले से कुछ दूरी पर था, लेकिन सत्ता की पहुंच में। 1591 ईस्वी में मूसी नदी के दक्षिण में एक नए नगर की नींव रखी गई। इसका नाम रखा गया भाग्यनगर। इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन प्रचलित मान्यता के अनुसार ये नाम शासक की प्रिय बेगम भागमती के नाम पर रखा गया। यही भाग्यनगर आगे चलकर हैदराबाद कहलाया। हैदराबाद की आत्मा है चार मीनार। चार मीनार केवल एक इमारत नहीं थी, ये पूरे नगर का केंद्र था। 1591 में बना चार मीनार 4 दिशाओं को जोड़ता था, बाजारों के संगम पर स्थित था, सत्ता और जनता के बीच सेतु था। कहा जाता है कि प्लेग महामारी के अंत की स्मृति में इसका निर्माण कराया गया। हैदराबाद भारत के प्रारंभिक प्लान्ड सिटीज में से एक था। चौड़ी सड़कें, बाजारों का निश्चित स्थान, धार्मिक और प्रशासनिक क्षेत्र अलग। चार मीनार से निकलती 4 प्रमुख सड़कें नगर को व्यवस्थित करती थीं। हैदराबाद की सबसे विशाल मस्जिद मक्का मस्जिद की नींव इसी काल में रखी गई। कहा जाता है कि इसकी कुछ ईंटें मक्का से लाई गई मिट्टी से बनी थीं। ये मस्जिद केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का केंद्र थी। चार मीनार के पास स्थित लार बाजार हैदराबाद के व्यापार का केंद्र बना। यहाँ मोती चूड़ियाँ, कपड़े, इत्र देश विदेश से आए व्यापारी खरीदते और बेचते थे। लार बाजार ने हैदराबाद को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नगर बना दिया। हैदराबाद शुरू से ही एक मिश्रित संस्कृति का नगर था। हिंदू, मुस्लिम, तेलुगु, फारसी, दक्खनी सभी परंपराएं यहाँ साथ साथ फली फूलीं। त्योहार, भाषा, पहनावा सब में ये संगम दिखता था। कुछ ही दशकों में हैदराबाद प्रशासनिक राजधानी बना, व्यापारिक केंद्र बना, सांस्कृतिक पहचान बना। गोलकुंडा पीछे छूटने लगा और हैदराबाद दक्कन का नया चेहरा बन गया। इस प्रकार 1591 ईस्वी में स्थापित हैदराबाद नगर केवल एक राजधानी नहीं था, ये एक दृष्टि था। एक ऐसा नगर जहां शक्ति, व्यापार और संस्कृति एक साथ आगे बढ़ें। यही नगर आगे चलकर निजामों की राजधानी बना और भारतीय इतिहास में अपना अमिट स्थान बना गया। इतिहास में कुछ विजय ऐसी होती हैं जो बाहर से जीत लगती हैं, लेकिन भीतर से साम्राज्य को खोखला कर देती हैं। गोलकुंडा की विजय मुगल इतिहास की सबसे महंगी जीतों में से एक थी। ये कहानी है औरंगजेब की महत्वाकांक्षा, दक्कन की अपार संपदा और एक ऐसे युद्ध की जिसने अंततः मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में अपने चरम पर था, लेकिन औरंगजेब जानता था कि जब तक दक्कन स्वतंत्र रहेगा, मुगल सत्ता पूर्ण नहीं हो सकती। दक्कन में मौजूद थीं समृद्ध सल्तनतें, शक्तिशाली किले, अपार धन संपदा और सबसे बढ़कर स्वतंत्रता की भावना।
औरंगजेब के लिए ये अस्वीकार्य था। गोलकुंडा केवल एक राजधानी नहीं थी, ये हीरों और सोने का खजाना थी। कुतुबशाही शासक मुगलों को कर तो देते थे, लेकिन पूरी तरह अधीन नहीं थे। औरंगजेब के लिए ये स्थिति सिर्फ अस्थायी थी। 1685 से मुगल सेनाएं दक्कन में सक्रिय हो चुकी थीं। बीजापुर पहले गिरा, अब लक्ष्य था गोलकुंडा। गोलकुंडा का किला अजेय माना जाता था। मोटी दीवारें, मजबूत तोपखाना और भीतर वर्षों का रसक भंडार। 1687 में औरंगजेब स्वयं दक्कन पहुंचा। मुगल सेना ने गोलकुंडा किले को चारों ओर से घेर लिया। ये घेराव महीनों तक चला। किला नहीं टूटा, लेकिन भीतर विश्वास टूटने लगा। इतिहास केवल तलवार से नहीं, विश्वासघात से भी लिखा जाता है। कुतुबशाही दरबार के कुछ अधिकारियों ने गुप्त रूप से मुगलों से संधि कर ली। किले के दरवाजे तलवार से नहीं, धोखे से खुले। 1687 में गोलकुंडा गिर गया। गोलकुंडा के पतन के साथ कुतुबशाही वंश समाप्त हो गया। आखिरी शासक अबुल हसन कुतुब शाह को बंदी बना लिया गया। गोलकुंडा की अपार संपदा मुगलों के हाथ लगी। हीरे, सोना, चांदी और खजाने दिल्ली भेजे गए। गोलकुंडा और हैदराबाद अब मुगल साम्राज्य का एक सूबा बन गए। मुगल प्रशासन लागू हुआ। सूबेदार, फौजदार, दीवान, स्थानीय सत्ता समाप्त हो गई। लेकिन ये विजय मुगलों के लिए वरदान नहीं बनी। दक्कन अभियान दशकों तक चला। हजारों सैनिक मारे गए, अपार धन खर्च हुआ। मुगल खजाना तेजी से खाली होने लगा। दक्कन का भूगोल मुगल सेना के लिए अनुकूल नहीं था। पहाड़, जंगल, गुरिल्ला युद्ध, मराठा शक्ति लगातार मुगलों को थकाती रही। सेना में असंतोष बढ़ा, विद्रोह की भावना पनपी। श्यामाजी और उनके उत्तराधिकारियों ने मुगलों के लिए दक्कन को कभी शांत नहीं रहने दिया। हर जीत के बाद एक नया संघर्ष खड़ा होता रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। वो पीछे छोड़ गया थका हुआ साम्राज्य, खाली खजाना, असंतुष्ट सेना। दक्कन विजय मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत बन गई। गोलकुंडा की विजय मुगलों की सबसे बड़ी जीत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इसने दक्कन को मुगलों के अधीन किया, लेकिन मुगलों को कमजोर कर दिया। यहीं से मुगल सत्ता का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया और इसी कमजोरी से आगे चलकर निजामों के उदय का मार्ग खुला। इतिहास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तलवार से नहीं, बुद्धि, धैर्य और राजनीति से साम्राज्य खड़ा करते हैं। दक्कन में निजामों के उदय की कहानी इसी प्रकार के एक व्यक्ति से शुरू होती है, मीर कमरुद्दीन खान। वो व्यक्ति जिसने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को पहचाना और बिना खुले विद्रोह के एक नया राज्य खड़ा कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके साथ ही मुगल साम्राज्य की एकता भी समाप्त हो गई। दिल्ली की गद्दी पर षड्यंत्र, गृहयुद्ध, कमजोर सम्राट एक के बाद एक आते गए। सूबेदार अब दिल्ली से अधिक अपनी सत्ता की चिंता करने लगे। मीर कमरुद्दीन खान मुगल दरबार का एक अनुभवी सेनापति और प्रशासक था। उसे मिला था खिताब निजामुल मुल्क, अर्थात राज्य की व्यवस्था संभालने वाला। वो केवल योद्धा नहीं था, वो प्रशासन की नब्ज समझता था। औरंगजेब के समय मीर कमरुद्दीन खान को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। दक्कन अशांत था, मराठों से जूझ रहा था, मुगल प्रशासन से असंतुष्ट था। दिल्ली दूर थी, आदेश कमजोर थे। यहीं से उसने स्वतंत्रता की नींव रखनी शुरू की। मीर कमरुद्दीन खान ने दिल्ली के दरबार में फंसने से इनकार किया। वो जानता था कि दिल्ली की राजनीति दक्कन के भविष्य के लिए घातक है। उसने स्थानीय सरदारों को साथ लिया, सेना को मजबूत किया, कर व्यवस्था सुधारी और धीरे धीरे दक्कन की जनता का विश्वास जीता। 1724 में मुगल दरबार ने उसे हटाने की कोशिश की। दिल्ली ने एक नया सूबेदार भेजा। यहीं पर इतिहास ने करवट ली। 1724 में शकरखेड़ा का युद्ध हुआ। एक ओर मुगल दरबार समर्थित सेनाएं, दूसरी ओर मीर कमरुद्दीन खान। ये युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, ये स्वतंत्रता की घोषणा था। युद्ध में मीर कमरुद्दीन खान की जीत हुई। शकरखेड़ा के विजय के बाद मीर कमरुद्दीन खान ने खुद को घोषित किया निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम। औपचारिक रूप से वो मुगल सम्राट का नाम लेता रहा, लेकिन वास्तव में दक्कन स्वतंत्र हो चुका था। यहीं से शुरू हुआ आसफ जाही वंश। निजाम की सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी, खुला विद्रोह नहीं, प्रतीकात्मक वफादारी, वास्तविक स्वतंत्रता। दिल्ली नाम की सत्ता थी, लेकिन नियंत्रण हैदराबाद के हाथ में था। निजामुल मुल्क ने कर व्यवस्था सुधारी, सेना को संगठित किया, भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया। उसका लक्ष्य था स्थिर शासन,
दक्कन को लगातार युद्धों से शांति की ओर ले जाना। मराठा शक्ति तेजी से उभर रही थी। निजाम ने सीधे टकराव से बचने की नीति अपनाई, संधि और संघर्ष दोनों का संतुलन रखा। ये नीति उसे लंबे समय तक सत्ता में बनाए रखने में सफल रही। धीरे धीरे प्रशासन हैदराबाद केंद्रित हुआ, गोलकुंडा पीछे चला गया, निजाम की राजधानी मजबूत हुई। हैदराबाद अब एक नई रियासत की राजधानी था। निजामुल मुल्क कठोर लेकिन न्यायप्रिय, धार्मिक मामलों में संतुलित सत्ता से अधिक व्यवस्था को महत्व देने वाला। वो जानता था कि राज्य तलवार से नहीं, प्रशासन से चलता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शून्य बना, उसे भरने वाला व्यक्ति था निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम। उसने मुगल कमजोरी का लाभ उठाया, दक्कन में स्थायी सत्ता स्थापित की, एक ऐसे वंश की नींव रखी जिसने 200 वर्षों तक शासन किया। यहीं से शुरू हुआ निजामों का युग। किसी भी राज्य की असली परीक्षा उसकी नींव के बाद होती है। राज्य बनाना कठिन है, लेकिन उसे स्थिर और संगठित बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन। निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम दक्कन में सत्ता की नींव रख चुके थे, लेकिन उनके बाद ये प्रश्न खड़ा था, क्या ये सत्ता टिक पाएगी? इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं शुरुआती 3 निजाम। 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम की मृत्यु हुई। उनके जाते ही हैदराबाद के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गईं: आंतरिक सत्ता संघर्ष, बाहरी शत्रु मराठा, मैसूर, मुगल। कमजोर होती मुगल केंद्रीय सत्ता। यदि इन पर नियंत्रण न पाया जाता तो नवगठित रियासत शीघ्र ही टूट सकती थी। दूसरे निजाम बने नासिर जंग, लेकिन उनका शासन शांति से शुरू नहीं हुआ। दरबार में रिश्तेदार, सेनापति, विदेशी शक्तियां सब सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज पहली बार दक्कन की राजनीति में खुले रूप से हस्तक्षेप करने लगे। नासिर जंग केवल 2 वर्षों तक शासन कर पाए और एक षड्यंत्र में उनकी हत्या कर दी गई। ये स्पष्ट हो गया कि हैदराबाद की सत्ता अब केवल स्थानीय नहीं रही। नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग सत्ता में आए। वे फ्रांसीसी समर्थन से निजाम बने। इस दौर में यूरोपीय शक्तियों की दखल, सैन्य तकनीक का नया दौर, दक्कन की राजनीति का अंतर्राष्ट्रीयकरण। हालांकि उनका शासन भी अल्पकालिक रहा। ये दौर अस्थिरता का था, लेकिन इसी उथल-पुथल से एक मजबूत शासक उभरने वाला था। सालाबत जंग शुरुआती निजामों में सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। उनके समय में प्रशासनिक सुधार शुरू हुए, स्थायी सेना का गठन हुआ, राजस्व व्यवस्था को पुनर्गठित किया गया, सूबों में विश्वसनीय अमीर नियुक्त हुए, कर संग्रह को नियमित किया गया, किसानों से सीधे संवाद की नीति अपनाई गई। मराठा शक्ति 18वीं शताब्दी में दक्कन की सबसे बड़ी चुनौती थी। वे चौथ वसूली, सैन्य दबाव, छापामार युद्ध से हैदराबाद को लगातार परेशान करते थे। निजामों ने कभी युद्ध, कभी संधि की नीति अपनाई। ये संतुलन राज्य को जीवित रखने के लिए आवश्यक था। दक्षिण में मैसूर उभर रहा था। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान दक्कन की राजनीति को नया रूप दे रहे थे। हैदराबाद को कभी मैसूर के साथ, कभी उसके विरुद्ध रणनीति बनानी पड़ी। हालांकि मुगल साम्राज्य अब केवल नाम का रह गया था, फिर भी निजाम मुगल सम्राट का नाम लेते थे, सिक्कों पर उनका उल्लेख रखते थे। ये नीति वैधता देती थी, विद्रोह से बचाती थी। शुरुआती निजामों ने सेना को संगठित किया, स्थायी घुड़सवार सेना, तोपखाने का विस्तार, यूरोपीय सैन्य तकनीक का प्रयोग। ये सेना हैदराबाद की रीढ़ बन गई। राज्य को चलाने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था आवश्यक थी। निजामों ने जमींदारी व्यवस्था को व्यवस्थित किया, राजस्व अभिलेख सुधारे, व्यापार को संरक्षण दिया। कपास, अनाज, हीरे राज्य की आय के मुख्य स्रोत बने। लगातार संघर्षों के बावजूद हैदराबाद टूटा नहीं, बिखरा नहीं, बल्कि मजबूत होता गया। राज्य की सीमाएं स्पष्ट हुईं, प्रशासन संगठित हुआ और सत्ता की निरंतरता बनी। शुरुआती निजामों का युग संघर्षों से भरा था, लेकिन यही संघर्ष हैदराबाद को परिपक्व बना गया। इन शासकों ने प्रशासन की नींव मजबूत की, सेना को संगठित किया, बाहरी शक्तियों से संतुलन साधा और परिणामस्वरूप हैदराबाद एक संगठित, समृद्ध और स्थायी रियासत बनकर उभरा। इतिहास में कुछ पराजय युद्ध भूमि में नहीं, संधि की मेज पर होती हैं। हैदराबाद की स्वतंत्रता इसी तरह धीरे धीरे बिना तलवार खिंचे कमजोर की गई। ये अध्याय है उस समय का जब निजामों की सत्ता बची रही, लेकिन उनकी स्वतंत्रता छिनती चली गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। मुगल साम्राज्य नाम मात्र का रह गया था। मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी।
मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में दक्षिण भारत में चुनौती बन चुका था। इसी उथल-पुथल के बीच एक नई शक्ति तेजी से उभर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों ने भारत में सीधी विजय से अधिक कूटनीति और संधियों पर भरोसा किया। उनकी नीति स्पष्ट थी, भारतीय शासकों को लड़ने दो, स्वयं निर्णायक शक्ति बनो और अंत में सत्ता हथिया लो। इसी नीति का परिणाम था सब्सिडियरी अलायंस। वैसे सब्सिडियरी अलायंस क्या था? सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि। इसके प्रमुख नियम थे, रियासत में अंग्रेजी सेना तैनात होगी, उसका खर्च शासक देगा, शासक स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रख सकेगा, किसी अन्य शक्ति से बिना अनुमति संधि नहीं होगी, बदले में अंग्रेज शासक की सत्ता और गद्दी की सुरक्षा करेंगे। ये सुरक्षा वास्तव में नियंत्रण का हथियार थी। हैदराबाद के निजाम चारों ओर से घिरे हुए थे। मराठों का दबाव, मैसूर की आक्रामक नीति, आंतरिक अस्थिरता। निजामों के पास सीमित विकल्प थे। युद्ध का अर्थ था राज्य का विनाश। इसी भय ने निजामों को अंग्रेजों की शरण में जाने को विवश किया। 1798 ईस्वी में निजाम अली खान आसफ जाह द्वितीय ने अंग्रेजों से सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार कर ली। ये क्षण हैदराबाद के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। संधि के बाद निजाम गद्दी पर बने रहे, दरबार चलता रहा, झंडा भी लहराता रहा, लेकिन सेना पर नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया। विदेश नीति समाप्त हो गई, आर्थिक बोझ बढ़ गया। हैदराबाद नाम का स्वतंत्र था, वास्तव में नहीं। हैदराबाद में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। वो निजाम का सलाहकार कहलाता था, लेकिन निर्णय वही करता था। राज्य की हर बड़ी नीति उसकी अनुमति से ही बनती थी। अंग्रेजी सेना का खर्च निजाम को उठाना पड़ता था। इसके लिए कर बढ़ाए गए, किसानों पर बोझ बढ़ा, जमींदारों की ताकत बढ़ी। राज्य का धन जनता से निकलकर अंग्रेजी सेना पर खर्च होने लगा। मैसूर के विरुद्ध युद्धों में हैदराबाद को अंग्रेजों के पक्ष में लड़ना पड़ा। टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेज और भी शक्तिशाली हो गए और निजाम और भी निर्भर। ये गुलामी बिना हथकड़ी के थी, बिना सेना उतारे थी, लेकिन उतनी ही कठोर थी। निजाम राजा थे, लेकिन निर्णय उनके नहीं थे। जनता के लिए कर बढ़े, सामंती शोषण गहरा, अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ा। हैदराबाद की चमक महलों तक सीमित रह गई। सब्सिडियरी अलायंस ने हैदराबाद को युद्ध से बचाया, लेकिन स्वतंत्रता छीन ली। निजामों की सत्ता अब अंग्रेजों की कृपा पर टिकी थी। यहीं से शुरू हुआ परोक्ष गुलामी का युग। इतिहास में कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनकी चमक इतनी तेज होती है कि उनकी परछाइयां लंबी और गहरी हो जाती हैं। निजामों का हैदराबाद ऐसा ही एक राज्य था। एक ओर दुनिया की सबसे अमीर रियासत और दूसरी ओर गरीबी, शोषण और असमानता में जीती जनता। ये अध्याय इसी विरोधाभास की कहानी है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक हैदराबाद भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे समृद्ध रियासतों में गिना जाने लगा। निजामों के पास था अपार धन, संगठित प्रशासन, आधुनिक सुविधाएं। विशेष रूप से मीर उस्मान अली खान के समय हैदराबाद वैभव की पराकाष्ठा पर पहुंचा। हैदराबाद की अपनी मुद्रा थी, सिक्के और नोट निजाम के नाम से चलते थे। ये दर्शाता था कि हैदराबाद केवल सांस्कृतिक नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी एक अलग सत्ता था। निजामों ने निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे की स्थापना की। ये रेलवे व्यापार को बढ़ावा देती थी, प्रशासन को जोड़ती थी, शहरों को जोड़ती थी। हैदराबाद आधुनिक भारत के सबसे उन्नत रियासतों में शामिल हो गया। हैदराबाद की अपनी सेना थी, नियमित सैनिक, घुड़सवार, तोपखाना। हालांकि अंग्रेजी नियंत्रण के कारण सेना सीमित थी, फिर भी ये निजाम की शक्ति का प्रतीक बनी रही। निजामों का वैभव महलों में झलकता था। चौमहल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस, उस्मानिया महल। निजामों के पास सोना, चांदी, हीरे, जैकब डायमंड, दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक निजाम के पास था। निजामों ने उस्मानिया विश्वविद्यालय, अस्पताल, सड़कें, बांध बनवाए। उर्दू को उच्च शिक्षा की भाषा बनाया गया। ये आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण कदम था। महलों के बाहर एक अलग ही हैदराबाद था, जहां किसान कर्ज में डूबा था, मजदूर शोषित था, दलित और निम्न वर्ग हाशिए पर थे। राज्य की संपत्ति ऊपर केंद्रित थी। हैदराबाद में जागीरदारी और सामंती व्यवस्था बहुत मजबूत थी। जमींदार, जागीरदार, तालुकेदार, इनके हाथों में जमीन, सत्ता, न्याय, जनता पर भारी कर, बेगार, अत्याचार।
सामान्य बात थी। किसान फसल उगाता था, कर देता था, फिर भी भूखा रहता था। सूखा या बाढ़ किसान को तबाह कर देती थी, लेकिन कर माफ नहीं होते थे। हैदराबाद में शिक्षा सीमित वर्ग तक, प्रशासन में सीमित भागीदारी, धार्मिक और सामाजिक भेद। हालांकि राज्य बहुसांस्कृतिक था, लेकिन समान नहीं था। हैदराबाद शहर रोशन, आधुनिक और समृद्ध था। गांव पिछड़े, शोषित और उपेक्षित थे। ये अंतर दिन ब दिन बढ़ता गया। निजामों का वैभव जनता में भय, दूरी, असहायता पैदा करता था। राजा इतना ऊंचा था कि जनता उसे छू भी नहीं सकती थी। एक ओर दुनिया का सबसे अमीर शासक, दूसरी ओर अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक अन्याय। ये विरोधाभास हैदराबाद की आत्मा में दरार बन गया। निजामों का हैदराबाद वैभव का शिखर था, लेकिन न्याय का नहीं। ये राज्य चमकता था, पर भीतर से असंतोष से भरा था। यही असंतोष आगे चलकर संकट, विद्रोह और अंततः 1948 के विलय का कारण बना। किसी भी वंश का इतिहास अक्सर उसके अंतिम शासकों में सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। निजामों के इतिहास में मीर महबूब अली खान और मीर उस्मान अली खान, ये दो नाम हैदराबाद को परंपरा से आधुनिकता की ओर ले जाते हैं। लेकिन यही वो दौर है जब शासक और जनता के बीच की दूरी सबसे अधिक बढ़ जाती है। मीर महबूब अली खान कम उम्र में हैदराबाद के निजाम बने। उनका शासनकाल 1869 से 1911 तक, ब्रिटिश प्रभाव के चरम का समय और आंतरिक सुधारों की शुरुआत। मीर महबूब अली खान के समय आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए, प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ हुआ। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की सलाह से राज्य को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। 1908 ईस्वी में मूसी नदी में भीषण बाढ़ आई। हैदराबाद नगर तबाह हो गया। इस संकट में मीर महबूब अली खान ने राहत कार्य चलाए, पुनर्निर्माण कराया। ये उनके शासन का सबसे मानवीय पक्ष माना जाता है। 1911 में मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के निजाम बने। उनका शासन लगभग 37 वर्ष। निजामों के इतिहास का अंतिम अध्याय। मीर उस्मान अली खान अपने समय में दुनिया के सबसे अमीर शासकों में गिने गए। उनकी संपत्ति में सोना, चांदी, हीरे, विशाल जमीनें शामिल थीं। लेकिन ये संपत्ति जनता के जीवन में उतनी नहीं दिखी। उस्मान अली खान ने उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मान सागर और हिमायत सागर बांध, अस्पताल और सड़कें स्थापित कराए। इनसे शिक्षा बढ़ी, बाढ़ नियंत्रण हुआ, शहरी विकास हुआ। व्यक्तिगत जीवन में उस्मान अली खान अत्यंत सादगी प्रिय थे, खर्च से बचते थे। लेकिन शासन में सामंती व्यवस्था बनी रही, राजनीतिक अधिकार सीमित रहे और जनता की भागीदारी नहीं बढ़ी। यहीं से शासक और जनता के बीच दूरी गहरी होने लगी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक हैदराबाद में राजनीतिक चेतना बढ़ी, नागरिक अधिकारों की मांग उठी। लेकिन निजाम इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते रहे, सुधारों में हिचकते रहे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन हैदराबाद भारत में विलय से हिचक रहा था। स्वतंत्र रहना चाहता था। ये निर्णय ऐतिहासिक भूल सिद्ध हुआ। संकट को जन्म दिया आखिरी 2 निजामों के समय। हैदराबाद आधुनिक हुआ, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं बन सका। मीर उस्मान अली खान व्यक्तिगत रूप से सक्षम, लेकिन राजनीतिक रूप से समय से पीछे। यही विरोधाभास हैदराबाद के अंत का कारण बना। किसी भी राज्य की असली पहचान उसकी सेनाओं या खजाने से नहीं, बल्कि उसकी भाषा, शिक्षा और संस्कृति से बनती है। निजामों का हैदराबाद इस दृष्टि से भारत के सबसे विशिष्ट राज्यों में से एक था। यहाँ सत्ता मुस्लिम शासकों के हाथ में थी, लेकिन समाज हिंदू मुस्लिम साझी विरासत से गढ़ा गया था। निजामों ने उर्दू को हैदराबाद की राजभाषा घोषित किया। ये निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक भी था। उर्दू दरबार की भाषा बनी, प्रशासन की भाषा बनी, साहित्य और शिक्षा की प्रमुख भाषा बनी। इससे एक साझा सांस्कृतिक पहचान बनी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषाएं ही प्रमुख रहीं। हैदराबाद की उर्दू दिल्ली या लखनऊ की उर्दू से अलग थी। ये थी दक्कनी उर्दू। इसमें तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भाषाओं का प्रभाव था। इसी कारण हैदराबादी भाषा आम जनता के अधिक निकट थी। 1918 ईस्वी में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा की गई। ये भारत ही नहीं, दुनिया के शुरुआती विश्वविद्यालयों में से था जहां उच्च शिक्षा उर्दू माध्यम में दी जाती थी। ये एक क्रांतिकारी प्रयोग था। उस्मानिया विश्वविद्यालय में विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून जैसे विषय स्थानीय भाषा में पढ़ाए गए।
इसका उद्देश्य था ज्ञान को केवल अंग्रेजी जानने वाले वर्ग तक सीमित न रखना। हालांकि ये प्रयास ऐतिहासिक था, लेकिन ग्रामीण जनता इससे दूर रही, शिक्षा सीमित वर्ग तक सिमटी रही। फिर भी ये भारतीय शिक्षा इतिहास में एक साहसिक कदम था। हैदराबाद की सबसे बड़ी विशेषता थी गंगा जमनी तहजीब। यहाँ हिंदू त्योहार, मुस्लिम पर्व साथ साथ मनाए जाते थे। सामाजिक जीवन में साझी भाषा, साझे रीति रिवाज, साझी कला देखने को मिलती थी। हैदराबाद शायरी, गज़ल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र रहा। निज़ामों ने कवियों, कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया। चार मीनार, मक्का मस्जिद, चौमहल्ला पैलेस, ये केवल इमारतें नहीं थीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान थीं। इनमें इस्लामी स्थापत्य, भारतीय शिल्प का सुंदर संगम दिखता है। जहाँ एक ओर संस्कृति समृद्ध थी, वहीं दूसरी ओर शिक्षा असमान थी। सामाजिक भेद बना रहा। संस्कृति की रोशनी हर घर तक नहीं पहुंच सकी। निज़ामों का हैदराबाद भाषा में उदार, संस्कृति में समन्वयवादी, शिक्षा में प्रयोगशील था। उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि हैदराबाद की साझा आत्मा थी। लेकिन ये आत्मा सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाई। 1947 भारत की जनता के लिए ये वर्ष स्वतंत्रता का प्रतीक था, लेकिन हैदराबाद के लिए ये अनिश्चितता, भय और संकट का समय लेकर आया। जहां एक ओर देश आजाद हो रहा था, वहीं दूसरी ओर हैदराबाद का भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, लेकिन देश के सामने एक बड़ी समस्या। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, लेकिन देश के सामने एक बड़ी समस्या थी। 560 से अधिक रियासतों का भारत में विलय। अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय स्वीकार कर लिया, लेकिन हैदराबाद इस सूची में शामिल नहीं था। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान भारत में विलय नहीं करना चाहते थे। वे हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, या कम से कम भारत से अलग पहचान बनाए रखना चाहते थे। ये निर्णय भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अव्यवहारिक था। इसी दौर में रज़ाकार नामक अर्धसैनिक संगठन उभरा। इसका नेतृत्व कासिम रज़वी कर रहा था। रज़ाकार निज़ाम के समर्थक थे, विलय के विरोधी थे, कट्टर विचारधारा से प्रेरित थे। रज़ाकारों की गतिविधियों ने हैदराबाद को भय के वातावरण में बदल दिया। गांवों पर हमले, लूटपाट, हत्या, महिलाओं पर अत्याचार, सामान्य जनता सबसे अधिक पीड़ित हुई। निज़ाम का प्रशासन रज़ाकारों पर नियंत्रण नहीं रख सका, या कई बार मौन समर्थन देता रहा। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। रज़ाकार आंदोलन ने सांप्रदायिक तनाव को और गहरा कर दिया। हिंदू मुस्लिम सद्भाव, जो सदियों से हैदराबाद की पहचान था, गंभीर संकट में पड़ गया। हैदराबाद भारत के बीचों बीच स्थित था। यदि ये स्वतंत्र रहता, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, विदेशी हस्तक्षेप की संभावना, आंतरिक अस्थिरता। भारत सरकार इस स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकती थी। भारत सरकार ने बातचीत का प्रयास किया, समझौते के प्रस्ताव दिए, लेकिन निज़ाम टालते रहे। रज़ाकार हिंसा बढ़ाते रहे। शांति का मार्ग बंद होता चला गया। इस पूरे संकट में किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए। राजनीतिक हठ का बोझ जनता ने उठाया। 1947 से 48 का हैदराबाद आज़ाद भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन शांति से भी दूर था। निज़ाम का विलय से इनकार और रज़ाकारों की हिंसा हैदराबाद को विनाश की ओर ले जा रही थी। अब केवल एक प्रश्न बचा था, क्या भारत चुप रहेगा? इतिहास में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब सदियों से चली आ रही सत्ता कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। सितंबर 1948 हैदराबाद के इतिहास में ऐसा ही एक निर्णायक मोड़ था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन हैदराबाद अब भी एक अलग और अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा था। निज़ाम मीर उस्मान अली खान भारत में विलय से इनकार कर चुके थे, हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ये स्थिति राजनीतिक रूप से अव्यवहारिक थी, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थी। निज़ाम समर्थक संगठन रज़ाकार इस दौर में सबसे बड़ी समस्या बन चुके थे। उनकी गतिविधियां गांवों में लूटपाट, निर्दोष नागरिकों की हत्या, महिलाओं और किसानों पर अत्याचार। सितंबर 1948 में भारत सरकार ने हैदराबाद के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया। इसे आधिकारिक रूप से पुलिस एक्शन कहा गया, क्योंकि इसका उद्देश्य था नागरिकों की सुरक्षा, रज़ाकार हिंसा का अंत, कानून व्यवस्था की बहाली। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। चारों दिशाओं से एक साथ कार्रवाई की गई।
पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। ये सैन्य अभियान केवल 5 दिनों तक चला। निजाम की सेना आधुनिक हथियारों से वंचित थी, मनोबल में कमजोर थी। रजाकार संगठन बिखर गया, नेतृत्व गिरफ्तार हुआ। भारतीय सेना के सामने प्रतिरोध टिक नहीं सका। 17 सितंबर 1948 को निजाम मीर उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण स्वीकार किया। उन्होंने भारत के प्रति निष्ठा की घोषणा की, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 224 वर्षों से चला आ रहा निजामों का शासन यहीं समाप्त हो गया। विलय के बाद हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बना। लोकतांत्रिक प्रशासन की शुरुआत हुई, सामंती और तानाशाही व्यवस्था का अंत हुआ। ये परिवर्तन आसान नहीं था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आवश्यक था। इतिहासकारों में मतभेद रहे हैं। कुछ इसे अनिवार्य कदम मानते हैं, कुछ इसे कठोर सैन्य कार्रवाई कहते हैं। लेकिन ये तथ्य निर्विवाद है कि इससे अराजकता समाप्त हुई, दाश्ता को सुरक्षा मिली। विलय के बाद निजाम को राज प्रमुख बनाया गया। उन्हें सम्मान और निजी संपत्ति की अनुमति दी गई। वे शेष जीवन शांतिपूर्वक राजनीति से दूर जीते रहे। ऑपरेशन पोलो केवल सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक समाधान था। केवल 5 दिनों में एक रियासत समाप्त हुई, भारत का एकीकरण पूरा हुआ। हैदराबाद अब निजामों का राज्य नहीं, बल्कि भारतीय गणराज्य का हिस्सा था। यहीं पर निजामों के हैदराबाद का इतिहास समाप्त होता है और आधुनिक हैदराबाद की कहानी शुरू होती है। निजामों का हैदराबाद एक ऐसा युग था जिसमें भव्यता और वैभव, संगठित प्रशासन, सामाजिक शोषण और परिवर्तन सभी का मिश्रण था। निजामों ने हैदराबाद में मजबूत प्रशासनिक ढांचा बनाया, कर प्रणाली और सेना का विस्तार किया, अपनी स्वतंत्रता और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की। लेकिन इस सत्ता के साथ सामंती शोषण और सामाजिक असमानता भी जुड़ी रही। हैदराबाद में उर्दू को राजभाषा बनाया गया, उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हिंदू मुस्लिम संस्कृति का संगम देखा गया। ये प्रयास दर्शाते हैं कि सत्ता केवल नियंत्रण के लिए नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। समय के साथ निजामों की सत्ता में सीमाएं स्पष्ट हुईं, जनता की भागीदारी सीमित रही, राजनीतिक बदलावों के प्रति अनुकूलन धीमा रहा। 1947 से 48 में आज़ादी और ऑपरेशन पोलो ने स्थिति बदल दी। निजामों का इतिहास हमें ये सिखाता है कि कोई भी सत्ता जनता से ऊपर नहीं हो सकती। भव्यता और संपत्ति हमेशा स्थायी नहीं होती। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान हमेशा मूल्यवान होता है। निजामों के युग ने हैदराबाद को ऐतिहासिक गौरव, सांस्कृतिक विविधता और प्रशासनिक अनुभव दिया। ये अंततः आधुनिक हैदराबाद के निर्माण का आधार बन गया। इतिहास हमें याद दिलाता है कि सत्ता का असली मूल्य जनता के कल्याण और समाज के विकास में निहित है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निजामों के हैदराबाद की 200 वर्षों से अधिक की गाथा, शक्ति से पतन तक, वैभव से विलय तक। सरल इतिहास के इस ऑडियो बुक के माध्यम से इतिहास को समझना ही हमारा उद्देश्य है। इस यात्रा ने हमें ये सिखाया कि सत्ता और वैभव के साथ जिम्मेदारी और जनता की भलाई कितनी महत्वपूर्ण है। इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक भी है। धन्यवाद कि आपने सरल इतिहास के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में भाग लिया।